तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटॉम में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अपन बात करने वाला है कि जो रीट की आंसर किया है फ्रेंड्स ऑफिशियल, उसको जैसे ही आंसर किया है फ्रेंड्स, उसके पहले जो कट ऑफ थी उसका कुछ अलग ग्राफ चल रहा था, और जैसे ही आंसर किया है उसके बाद में अब जो ग्राफ है वो डाउन जाएगा या अप जाएगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे कि इस वीडियो में कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे फ्रेंड्स कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पर अपन आपत्ति लगा सकते हैं। आपके सामने 10-12 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार इनमें से क्या 10-12 पे तो हर कोई विद्यार्थी अलग अलग लगा नहीं सकता, तो कौन से वो 2-3-4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर आपको आपत्ति लगानी चाहिए, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो आपत्ति लगाने की जो प्रोसेस है उसको अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही आपत्ति लगानी। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे भी लग जाए और आपत्ति सही क्वेश्चन पर जाकर के ना लगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि आंसर की मिलाने के बाद में अब मेरा जो फाइनल स्कोर है फ्रेंड्स वो कितना रह रहा है, तो उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो आंसर की आने के बाद में जो कट ऑफ है वो अब इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी। तो आपको पता होगा, इतना तो आप समझदार हो कि पहले जो आंसर की कट ऑफ जो बताई जा रही थी और जो पहले लोगों ने शेयर किया था अपना अपना स्कोर, वो जो कोचिंग्स वगैरह की जो आंसर की आई थी उससे मैच करके किया था। लेकिन जैसे ही बोर्ड की आंसर की आई है फ्रेंड्स, तो वो कोचिंग वाली जो आंसर की है और बोर्ड वाली आंसर की है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है, क्योंकि बोर्ड ने जो आंसर्स कोचिंग्स वगैरह ने सही माने थे, बोर्ड्स ने उनको गलत मान लिया है। तो इस वजह से जो स्कोर है, पहले लोगों ने अभ्यर्थियों ने जो स्कोर शेयर किया था उसमें कटौती आई है। मतलब पहले अगर किसी ने 95 क्वेश्चंस को सही बताया था तो अब वो बता रहा है कि अब उसके 92 और 93 सही रह रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो फाइनल आंसर किया है उसमें इंक्रीज जो है स्कोर जो है वो इंक्रीज ना हो करके डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे कि जो आपत्ति वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो किस तरीके से आपको लगानी है, किस तरीके से आपको सावधानी बरतनी है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपत्ति के लिए एक जो फॉर्म आता है फ्रेंड्स, पूरा वो फॉर्म आपको किस तरीके से फिलअप करना है। तो इसमें अपन यहाँ पर इस फॉर्म में बात कर सकते हैं फ्रेंड्स कि फॉर्म किस तरीके से आपको यहाँ पर शो होगा स्क्रीन पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये प्री वाला पेपर था अपना रीट का, उस पर जो आपत्ति लगाने का जो पेज था वो उसमें आप मेरे को बता देता हूँ। सेम ऐसा ही खुलने वाला है SSO ID से, ठीक है। तो उसके बाद देखो आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। कब पेपर हुआ तो आपका रोल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आपको आपके उससे उठा लेगा या ID से, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट आपको भर देना है यहाँ पे कि रिटर्न एग्जाम आएगा। नीचे अपन बात करें फ्रेंड्स इसमें कि ये कोड पूछेगा आंसर पेपर कोड, तो 136, 132, 33, 34 जो भी है वो आपको भर देना है। क्वेश्चन नंबर पूछेगा कि कौन से क्वेश्चन पे आप आपत्ति लगाना चाहते हो। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो मास्टर पेपर है उसी का ही क्वेश्चन नंबर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसने क्या आंसर माना है वो आपको यहाँ पर बताना है। ये तो मास्टर पेपर का जो क्वेश्चन है वो, और उसने उसकी आंसर की बोर्ड की आंसर की में क्या आंसर माना है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्शन टाइप, जो आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो तो किस टाइप का ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, मतलब आप चाहते हो कि ये तो गलत है या फिर एक से ज़्यादा A या B, दो ऑप्शन सही है, बोथ आर करेक्ट, ऐसे करके आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो वो इसमें ऑब्जेक्शन टाइप आ जाएगा जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं सजेशन आंसर। तो अब आपको लग रहा है कि यार ये इसमें AC वाला आंसर जो है ये तो गलत है लेकिन D वाला सही है, तो आपको D भरना है फिर, ठीक है। और इस D का प्रूफ आपको तैयार रखना है। अब इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे रिमार्क दिया गया है, तो आप हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ टाइप करके लिख सकते हो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, किस तरीके से क्या बताना चाहते हो, आपकी D क्यों सही है और क्यों गलत है, ठीक है। आगे अपन बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे अगर देखें अपन कि नीचे जो आपको देखने को मिलेगा, आपको एक फाइल चूज करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका प्रूफ। आपको प्रूफ PDF की फॉर्म में ई मित्र वाले को देना है कि ये प्रूफ है, और इसको अपने को यहाँ पर PDF में क्या करना है, 10 KB से लेकर 50 MB, 10 KB से 50 KB, ठीक है। 10 KB से 50 KB के बीच में उसका साइज रिसाइज करके और रख लेना है, और उसको यहाँ पर क्या कर देंगे अपन अपलोड कर देंगे कि इसका ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए वो, ठीक है। ऐसा नहीं है गूगल से उठा लिया अपन ने या किसी भी कोचिंग से या गाइड से उठा लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको आपत्ति लगानी है, गलती नहीं करनी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। और अब अपन देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिस पर आपको आपत्ति लगानी है, उसका सोर्स कहाँ से उठाना है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर अब बात करने वाले हैं कि कौन सी आपत्ति लगानी है, किस क्वेश्चन पर लगानी है, किस क्वेश्चन पर नहीं लगानी है, अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपन पहला क्वेश्चन देखेंगे कि किस क्वेश्चन पर आपत्ति लगानी है। उन क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, आपकी स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शिक्षण वीडियो वाला क्वेश्चन था फ्रेंड्स। उसमें बताना था अपने को, जो ज़्यादातर लोगों ने पहले इसका आंसर माना था वो माना था रचनावादी, ठीक है। लेकिन फाइनली बोर्ड ने इसमें माना है संज्ञानात्मक, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो प्रूफ क्या है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर अपन बात करें NCF 2005 की, तो उसके अंदर एक ऐसा पैरा है फ्रेंड्स, ये वाला पैरा, जिसमें आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो
लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. A learner activity constructs their own knowledge by connecting new ideas to existing idea on the basis of materials presented to them. ठीक है, या फिर एक्सपीरियंस से. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ टेक्स्ट और अ सेट ऑफ पिक्चर विजुअल और ऑन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम coupled with discussion will allow young learner to be facilities to construct the idea of the transport system. ठीक है, तो इस पैरा को आप देख करके आपको पता लगेगा कि आपका जो आंसर है रचनावादी वो सही है. ठीक है, इसके बाद इसमें एक पैरा और गिवन है फ्रेंड्स अपने को यहाँ पर. अब ये जो सोर्स है फ्रेंड्स, ये एनसीएफ 2005 का गवर्नमेंट का सोर्स है फ्रेंड्स, तो ये एक ऑथेंटिक सोर्स के अंदर अपन इसको मान सकते हैं. तो इसको आधार बना करके अपन डाउट, अपना जो डाउट है फ्रेंड्स उस पर अपन याचिका लगा सकते हैं. तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया. इस पर आपको आंसर की में देखने के बाद में फ्रेंड्स आपको इस पर याचिका लगानी चाहिए बेझिझक. ठीक है, तो अब अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. गणित का ये दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये गणित का है. गणित का जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें सबको लग रहा है 9th क्वेश्चन में से, 9th क्लास में से आया था फ्रेंड्स ये. तो अगर आप इसकी जो इस पे लैंग्वेज दे रखी है, अगर उस लैंग्वेज के हिसाब से इसको देखोगे और लैंग्वेज को बेस मान करके इसका डायग्राम बनाओगे और फिर आंसर देखोगे फ्रेंड्स, तो आपको ये जो बी नंबर वाला ऑप्शन है ये आपको सही लगेगा. ठीक है, यही सही रहेगा इसका. बट अगर आप जाते हो बुक पे, ठीक है, और बुक पे जाने के बाद में जैसे आप देखोगे, जैसा कि इसमें बता रखा है इस पीडीएफ में कि बोर्ड का उत्तर तो ये है, लेकिन सभी उत्तर गलत माने जा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि एक चीज़ और आप यहाँ पर देखिए कि अगर इसमें ऑप्शन में होता 1/2 r - q, ये होता साथ में, क्योंकि 1/2 q - r, तो ये तो गिवन है. तो अगर इन दोनों में ये दोनों ऑप्शन में होते फ्रेंड्स, तो इसको ज़्यादा सही मानते अपन, फिर अपन इस पर आपत्ति लगा सकते थे. तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से इस पर आपत्ति नहीं लगनी चाहिए. लेकिन अगर आप देखोगे, अगर इसको आप डायग्राम से देखोगे कि डायग्राम को बेस मान करके अगर आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे, तो फिर इसका जो ये बता रखा है यहाँ पर 1/2 q - r, ये भी इसका आंसर नहीं होगा. ठीक है, तो इसको बेस मान करके मतलब अगर आप इसको डायग्राम का जो है वो घुमा करके आंसर निकालोगे तो निकल जाएगा, और जो पेपर में दिया हुआ है उससे निकालने की कोशिश करोगे तो इसका जो आंसर बी वाला ऑप्शन है वो भी सही नहीं रहेगा, और उसको बेस मान करके आप आंसर लगा सकते हो. ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड जो आंसर की थी फ्रेंड्स, सॉरी जो 9th की किताब है उसके अंदर जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी लैंग्वेज अलग दे रखी है. इसमें दे रखा है कोण क्यू जो है वो आर से बड़ा है और पी ए कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है. ओनली क्वेश्चन में पी ए जो है वो क्यू पी आर का समद्विभाजक है, ये दे रखा था. ठीक है, लंबवत भी दे रखा था. ठीक है, और सिद्ध करना था अपने को, इसमें तो सिद्ध करना है और वहाँ पे पूछा गया था तो कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो कुल मिलाकर के आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको इसमें रेट लगानी है या नहीं लगानी है. ठीक है, इसको इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके भी आपको बता रखा है थोड़ा सा, तो आप यहाँ अच्छे से इसको समझ सकते हो और अपने विवेक के आधार पे रेट लगा सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने ये है कि जो लाल लोमी मिट्टी वाला क्वेश्चन था, उसमें अगर आप देखोगे कक्षा 11वीं की किताब को अगर आप आधार मानते हुए देखते हैं इसमें, तो लाल लोमी मिट्टी उसमें पूछा गया था फ्रेंड्स कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो किसमें सर्वाधिक पाई जाती है. ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी के बारे में आप इसमें पढ़ोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें कमी होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की, लेकिन यहाँ पर लाल पीली मिट्टी की बात नहीं की गई है. यहाँ पर बात की गई है फ्रेंड्स कि अगर अपन पश्चिम शुष्क मृदा के बारे में पढ़े तो शुष्क मृदा में नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट की सामान्य मात्रा में होती है. ठीक है, तो ये कोई इसमें आपको ढंग से देखोगे तो यहाँ पर आपको खुद को लगेगा कि यार कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है ये वाला. तो इस वाले क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि याचिका लगाओ, तो थोड़ा सोच समझ के आप लगा सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं. क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मारवाड़ी कटे की बोली नहीं है, मतलब अपने को बताना था कि मारवाड़ी कहाँ की बोली प्रमुख मुख्य रूप से नहीं बोली जाती है. तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो जोधपुर, अजमेर, सिरोही और भरतपुर, 4 ऑप्शन दिए हुए थे. तो कोई बता रहा है अजमेर और कोई बता रहा है भरतपुर. ज़्यादातर जो ऑफिशियल आंसर की उसमें भरतपुर को सही माना गया है. तो अजमेर भी बता रहे हैं. आप अजमेर क्यों बता रहे हैं, तो आपके पास में ये जो यहाँ पर हिंदी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी फ्रेंड्स, ये ऑथेंटिक बुक है, इसको बेस मान करके आप लगा सकते हो. तो इसमें जैसे आप नीचे जाओगे तो जैसे अपन निकालते हैं ढूंढाड़ी, तो ढूंढाड़ी के अंदर आपको दिखेगा किशनगढ़, जयपुर, टोंक, अजमेर और मेरवाड़ा के पूर्वी भागों में बोली जाती है. ठीक है, तो इसके अंदर अजमेर है, मतलब अजमेर के अंदर ढूंढाड़ी बोली जाती है, ढूंढाड़ी भाषा. अभी मारवाड़ी की बात हो रही थी, ढूंढाड़ी की नहीं हो रही थी. ढूंढाड़ी अजमेर के अंदर है. लेकिन अगर अपन मारवाड़ी की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें देखो जो मारवाड़ी है, आप इसको यहाँ से देखते हैं, मारवाड़ी जो बोली है फ्रेंड्स, इसमें मारवाड़ी के बारे में आप यहाँ पर देखोगे पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली मारवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान में प्रथम स्थान रखती है. मुख्य रूप से देखो जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, इसमें अजमेर कहीं पर भी नहीं आया है. तो अजमेर जो है, अजमेर मुख्य रूप से अजमेर में नहीं बोली जाती. वो क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था कि कहाँ की भाषा नहीं है. ठीक है, मारवाड़ी खटे की बोली मुख्य रूप से नहीं है, तो मतलब अजमेर की भी नहीं है और भरतपुर की भी नहीं है. तो दोनों ऑप्शन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर, ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही रहेंगे अकॉर्डिंग टू इस बुक, मतलब इस बुक के हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन सही आएंगे, जो कि एक ऑथेंटिक बुक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इस पर आप आपत्ति लगा सकते हो फ्रेंड्स, ये अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं. इसके अलावा
इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप देखोगे कि ये माउसेज वाला क्वेश्चन था, तो इसमें ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीटेड हो चुका है, सीटेट में आ चुका है और इसके अलावा अदर एग्जाम में भी यानी कि सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पहले आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक ऐसा कैसे, ये पूरी सेम लैंग्वेज है और ऑप्शन तो वो है ही से धनात्मक ऋणात्मक वाले। तो इसमें जब आप ऑक्सफोर्ड वो डिक्शनरी देखोगे फ्रेंड्स, तो उसमें माउसेज मतलब कि MOUSES इसका उसका बहुवचन अगर ये होता है तो फिर इसमें धनात्मक भी सही रहेगा, और अगर ये ऑप्शन MOUSIES होता है तो माउसेज होता है तो उसका आंसर फिर ये गलत मान लिया जाएगा। तो आप ऑक्सफोर्ड के अंदर चलते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड का यहाँ लगा सकते हो आप, इसमें ऑक्सफोर्ड भी एक ऑथेंटिक बुक है। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आप इसमें कोष्टक में दे रखा है कि जो एग्जाम्पल है आल्सो माउसेस, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे आल्सो माउसेस, माउसेस भी इसका सही बहुवचन है। ठीक है, तो माउसेस को ऑक्सफोर्ड में सही बताया गया है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, आप इसको और लगा के कह सकते हैं, लेकिन ये इतना ऑथेंटिक मेरे को नहीं लगता है, लेकिन फिर भी चांसेस है कि इस पर कोई ना कोई तो रेट लगाएगा सही, और लगाना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। तो यहाँ का जिसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो बोर्ड ने माना है मूंगफली, लेकिन ज़्यादातर सोर्स में ये देखने को मिला है कि अरंडी जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसके स्तर को बढ़ाती है मिट्टी में। कब वो कैसे बढ़ाती है, आप इसका ऑथेंटिक प्रूफ यहाँ पे नीचे देख सकते हो। इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे आप नीचे में देखोगे कि ये जो किताब है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा बताई गई है, तो इसमें जैसे ही आप यहाँ पर पढ़ोगे नीचे जाकर के इसमें इस पैराग्राफ में कि अरंडी की खली का मतलब होगा कि अरंडी के बीजों को पीस करके तेल निकालने के बाद में जो मैटर बचता है उसे खली बोलते हैं अपन। ठीक है, तो वो अखाद्य खली है, तो इसमें से अन्य खलियों की तुलना में धीरे धीरे विघटित होती है, और मूंगफली की खलों की तुलना में इस खली में फसलों का नाइट्रोजन कुछ धीरे धीरे मिलती है, इसलिए इसका प्रभाव मिट्टी में ज़्यादा देर तक रहता है। दक्षिणी भारत में सफेद अरंडी को खली से खाद के लिए बढ़िया पाई गई है, इसकी नाइट्रीकरण की गति मूंगफली की खली की नाइट्रीकरण की गति से भी अधिक है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के अरंडी की खली जो है वो भी नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है, तो इस पर भी आप लगा सकते हो। ये क्वेश्चन मेरा मूंगफली लगाया मेरा सही है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि इस पे आप याचिका लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मेरे सही है, लेकिन मैं आपसे तो उस क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स मैं ये बता रहा था आपको कि अगर वो क्वेश्चन मेरा सही है तो आपको उस पर आपत्ति लगाने के लिए मैं खुद कह रहा हूँ, आप आपत्ति लगाइए, डिलीट होगा तो देख लेंगे। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, इस क्वेश्चन पर भी आप आपत्ति लगा सकते हो, क्योंकि इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो कलाम बोर्ड ने स्टार्टिंग में सही मान लिया था, ये मेनांस वाला। ठीक है, तो अगर आप शैवाल की बात करते हो तो मेनांस ही आएगा उसमें, लेकिन अगर आप अदर पादप की बात करते हो तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है, सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, क्योंकि ये भी पाई जाती है, इससे इनसे मिलकर भी कोशिका भित्ति बनी होती है। लेकिन अगर ओनली शैवाल की बात की गई है तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मेनांस ये भी आएगा। ठीक है, अभी क्यों आएगा आप यहाँ पर इसमें देख सकते हो नीचे जीव विज्ञान 11वीं की आरबीसी की बुक से फ्रेंड्स पुरानी वाली, तो इसके अंदर जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। भूरी शैवालों के अंदर आएगा ना इसमें पेक्टिन और सेलुलोज, तो ये ऑप्शन नंबर सी में भी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे फिर से यहाँ पर बताया गया कि प्रोटीन वगैरह के रूप में बनी होती है। ठीक है, तो ये जो ऑथेंटिक प्रूफ है फ्रेंड्स आप यहाँ से देख करके इसको आधार मान करके आप यहाँ पर इसमें जरूर इस क्वेश्चन में जरूर आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, रीट जरूर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखेंगे बिसल देवरासो वाला फ्रेंड्स, वापस से यही किताब है फ्रेंड्स, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो हिस्ट्री की किताब है फ्रेंड्स, उसमें आप यहाँ पर देखोगे कि काव्य के अंदर जिसका रसो क्या होता है, काव्य के अंदर ओनली कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन किया जाता है, इसमें श्रृंगार वगैरह का रस का वर्णन किया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें आपको वीर रस देखने को मिलेगा, वीर रस और श्रृंगार रस इन दोनों में जो कन्फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, उसमें आपको वीर रस भी सही हो सकता है। तो इस पर भी पहले किसी को पता नहीं था कि इस पर आपत्ति लग सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब ऑथेंटिक प्रूफ सामने आ रही है तो हम लोगों को लग रहा है कि आंसर अपने को इस पर लगानी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स फाइनली कि अगर आपको लग रहा है कि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आंसर की पे आपत्ति लगा सकते हो। ठीक है, आंसर्स पे आपत्ति लगा सकते हो, तो आपको लगाना चाहिए, 100% लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी में ऑथेंटिक नहीं लग रहा प्रूफ तो आप अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए, 2 या 3 क्वेश्चन पर ही आप आपत्ति लगाइए, और ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता 4 या 5 क्वेश्चन ही इसमें डिलीट होने की पॉसिबिलिटी है। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि किस तरीके से आपको आपत्ति लगानी है और किस तरीके से सावधानियां बरतनी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि आपत्ति लगाने के बाद में जो आंसर आएगी, दूसरी आंसर की आएगी, उसमें ज़्यादा बोनस देखने को मिलेगा या 1 या 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं जो अभी तक बोर्ड की हिस्ट्री रही है फ्रेंड्स, आप उसको उठा करके देखोगे, जैसे कि वीडियो के पेपर में क्या हुआ था, 150 क्वेश्चन में से 1 पर भी बोनस नहीं दिया था प्रारंभिक आंसर की में। ठीक है, लेकिन जैसे ही दूसरी फाइनल आंसर की आई है उसमें उन्होंने आपत्ति लगाए, जिस पर अपन ने आपत्ति लगाई अभ्यर्थियों ने, तो उनमें से 8 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो उन चीज़ों को देखते हुए इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स है अपने पास एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो उसमें भी ज़्यादातर बोर्ड ने आंसर को डिलीट ही किया है, मतलब क्वेश्चन को डिलीट किया है। अगर 150 क्वेश्चन
का पेपर था, तो अगर 5 क्वेश्चन डिलीट होते तो वो क्वेश्चन पेपर है वही 145 का रह जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्वेश्चंस डिलीट होने के ज़्यादा चांसेस है। अब फाइनली बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो मेरा स्कोर है वो क्या रहा है, क्योंकि पहले जो मेरा स्कोर था वो 88 89 पे जाकर रुक रहा था और मैंने 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने छोड़ दिए थे। अब वो इस वजह से छोड़े थे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को पता था कि जो बोर्ड ये जो कोचिंग वाले आंसर की बता रहे हैं, इससे अगर मैं मिलाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन था कि ये सही बताएंगे या गलत बताएंगे, फिर डिमोटिव भी हो सकते हैं अपन, या ज़्यादा स्कोर लेकर के शेयर कर दे। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैंने क्या किया था, उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया था, उसको मिलाया ही नहीं था मैंने। तो अब मैं बता देता हूँ मेरा स्कोर, फाइनल स्कोर क्या रहा है। पहले 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने छोड़ रखे थे, तो फाइनल आंसर की में उसमें से 2 आंसर ऐसे हैं फ्रेंड्स जो बोर्ड ने सही माने हैं और वो मैंने सही टिक किए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा है वो रचनावादी वाला, तो वो वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो मेरे माइनस में गया है। तो कुल मिलाकर के 2 सही और 1 गलत, यानी कि फाइनली 1 सही हुआ है। तो 89 से 90 क्वेश्चन मेरे अब सही रह रहे हैं फाइनल आंसर की आने के बाद में, सॉरी प्रारंभिक आंसर की आने के बाद में। फाइनल आंसर की आने के बाद में भी अभी अपने को स्कोर में गिरावट या ज़्यादा स्कोर रह सकता है, तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते अपन। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।